Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Sensex and Nifty slipped marginally in sync with losses in global equity stocks. Rupee weakens to 74 rupees and 75 paise against the US dollar, and gold futures fall to trade at 46,600 rupees per 10 grams. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली नुकसान के साथ हुए बंद। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया कमजोर होकर 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर आया और घरेलू सराफा बाजार में सोने का मूल्य घटकर 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आज आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज एशियाई शेयर बाजारों का असर दिखा। एशियाई शेयर बाजारों में नरमी दिखी, जिससे यहां के निवेशकों पर भी उसका असर देखने को मिला। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 155 अंक यानी 0.31% घटकर 49,591 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 39 अंक यानी 0.26% कम होकर 14,835 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर ध्यान दें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों में अलग अलग रुझान दिखा है। एक ओर बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.08% की मामूली गिरावट हुई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 0.69% बढ़कर बंद हुआ। Sensex and Nifty today logged modest losses in sync with the fall in the other Asian equity markets. Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 155 points, 0.31% to close at 49,591. Nifty at the National Stock Exchange also slipped 39 points, 0.26% to settle at 14,835. The mid-cap index slipped 0.08% and the BSE small-cap index climbed 0.69%. In the Sensex pack, shares of 14 companies gained while 16 logged losses. Sun Pharma was the top gainer as it surged 3.7%. Hindustan Unilever climbed 2.8%. Tech Mahindra gained 2.4%. And Dr. Reddy's added 1.5%. On the other hand, Bajaj Finance plunged 3.1% and Ultratech Cement declined 2.1%. NTPC fell 2.1% and Axis Bank slipped 1.9%. In sectoral indices, 14 out of 19 sectors climbed. Healthcare sector stocks were the top gainer, adding more than 2.3%, followed by the fast-moving consumer goods FMCG, which gained 0.9%. IT and consumer durables both ended 0.6% up. On the other side, metal and power both fell 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,610 companies gained, while 1,298 fell. Shares of 170 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.2% बढ़कर 92.24 पर पहुंच गया। पुनीत, बाजार में यदि हम ध्यान दें तो कुल मिलाकर बिकवाली तो हुई है और प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर छोटी और मझोली कंपनियों में निवेशकों का रुझान दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.69% बढ़त में रहा। कुल मिलाकर कारोबार को किस अर्थ में ले रहे हैं आज के? मनोज जी, देखिए, जैसा आपने कहा और जो आंकड़े अर्जुन ने बताया आपने, तो उसमें ये बात साफ है कि जो बाजार है उसमें कई डाइवर्स ट्रेंड्स हैं और ऐसा हम नहीं कह सकते कि निफ्टी और सेंसेक्स गिरने से
डाउन ट्रेंड का कोई उसमें रुझान है, क्योंकि आप देखें तो जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पर भी कुछ सेक्टर्स में तेजी हम देख रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में मंदी देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में रोटेशन हो रही है कुछ, और वो पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है दूसरी कंपनीज के अंदर। तो अगर हम पूरे सप्ताह पर भी नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो बेसिक मटेरियल्स की कंपनी यानी मेटल्स, केमिकल्स, जो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके अंदर काफी अच्छी तेजी रही है इस पूरे सप्ताह। और जो पिछले कुछ दिनों शेयर्स बढ़े थे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स, वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, वहां पर रुझान जो है वो थोड़ा नरम है। इसी प्रकार से लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स में डाइवर्स ट्रेंड्स हैं। लार्ज कैप्स में थोड़ा नरमी है और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स की बात करूंगा मैं, जहां पर कि ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है और हम बाजार में ज्यादा तेजी देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त एक ब्रॉड ट्रेंड नहीं है मार्केट का, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, यानी कंपनी के ऊपर कंपनी के जो नंबर्स हैं उसको लेकर के ज्यादा हम ट्रेंड देख रहे हैं रादर देन अ ब्रॉड मार्केट ट्रेंड। मुझे ये लगता है सप्ताह ये खास बात नोटिस करने वाली रही है। Puneet, in the pharmaceutical index went up by 3%. Does it reflect the situation right now in terms of the vaccination drive for COVID-19 and the demand for prescription drugs? Do you see that as a factor which is leading to that kind of buying interest in the pharma sector? So clearly, Arjun, buyers, this happened last year also when pandemic fears were there. We saw pharmaceutical companies do much better and healthcare companies broadly. So hospital stocks went up and healthcare and pathological labs, the testing companies, their stocks went up, and we are seeing a repeat of that. My own sense is that this is a kind of a defensive trade for investors, and they believe that going forward, spending on healthcare activities will remain very strong, and therefore, while these companies have to some extent they've come down and they've become more attractive because of consolidation, I think there's fresh buying happening in the healthcare sector, driven largely by fears of spending going up during the pandemic. You mentioned about the profit booking, especially in the banking space. Now that we have the beginning of a new financial year, do you see that reversing the calendar effect now over? There was buying interest in PSU banking stocks. Do you see PSU banks once again pick up the momentum? So it's a very interesting trend. So while we say that financial sector stocks have gone down, if you see within that space also there's a clear demarcation between public sector banks and private sector banks. Public sector stocks have been going up. In fact, today was one of the very good days for PSU banking stocks. The PSU banking index was up by 2-3%, whereas the private sector banking stocks were down 2-3%. So clearly, there is a divergence of trend even within financial space. My own belief is that there's a long-term change in business prospects for PSU banks. I think they are becoming more attractive with government policies about privatization, about providing more capital support to these banks. Therefore, yes, PSU banks, which are selling at a very attractive valuation, I think will hog a lot of investor interest going forward. Of course, private sector banks have their own space. We have latest data which shows that credit growth in PSU banks has also picked up in comparison to private sector banks. The other thing I would like to, just one more point I'd like to make, is that this is also, March was also the month when we saw for the first time after 7-8 months, mutual fund inflows went up. So we had 9,000 crores of net inflows into mutual funds in the month of March, which was after 8 months of withdrawals by investors. So I think all that is playing into the market right now. पुनीत, आपने अभी चर्चा की बेसिक मेटल में साप्ताहिक आधार पर रुझान देखने को मिला है, आकर्षण दिखा है। हम इसे समझना चाहेंगे, यानी जो एक मध्यम अवधि है उसे लेकर क्या यह आकर्षण बरकरार रहेगा इनमें? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये क्षेत्र दर्शा क्या रहे हैं दरअसल जिसके चलते इनमें रुझान बढ़ा है? देखिए, जो बेसिक मटेरियल्स जो सेक्टर है, वो जो डिमांड है इंडस्ट्री देश के अंदर, चाहे आप गुड्स की बात करें, चाहे आप नए प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, ये कंजम्पशन को दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ये संकेत कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफी स्ट्रांग है, जबकि नेचुरली फियर्स है इस वक्त
कि लॉकडाउन दोबारा से हो सकता है, उसको लेकर के कंसर्न्स हैं। बट मुझे लगता है कि जो अभी जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्ट्रांग रहेगी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में यदि इकोनॉमिक रिकवरी जैसे 2021-22 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो विश्व में सबसे तेज होगा, करीब करीब 12.5% की जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। यदि ये आंकड़े सही हैं और ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन डिमांड स्ट्रांग रहेगी और उसके अंदर डेफिनेटली बेसिक मटेरियल्स जो क्षेत्र है इसको फायदा होगा। Puneet, during intraday trade on Money Matters, we discussed about the IT index, companies like Tech Mahindra and Wipro, which is also going to announce its fourth quarterly results next week. What can one expect from bellwether stocks once the earnings season begins, and what is the preparation in terms of buying for these particular sector by traders right now? How is the sector going to pick up by next week? So interestingly, Arjun, IT sector stocks have emerged as a defensive play, and they're very stable businesses. They do not get affected by lockdowns. They do not get affected by international restrictions on travel. What we have seen is that IT sector stocks have given very steady returns to investors, and my belief is that that trend will continue because the world is shifting more and more towards digital transactions, whether in financial space or in e-commerce, etc. So I think IT services companies in India particularly, they've grown from purely services companies to product companies. So my own feeling is that IT companies will remain on the stable path to growth, and investors can always buy them in any pullback and with a view that they want a defensive strategy and for the long term. See, these IT stocks are not cheap anymore. The valuations are pretty rich. So I will not say that they will give you super duper returns, but yes, they are very stable stocks and they will give you stable returns over the medium term. पुनीत, हम आपका ध्यान ऑटो सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कुछ तथ्यों को, खासतौर से जो गाड़ी बिक्री के आंकड़े आए थे पिछले दिनों, वो त्योहारों का सीजन के बाद से लगातार अच्छे आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि प्रदर्शन ऑटो सेक्टर का बेहतर रह सकता है। लेकिन दूसरी ओर एक ये भी खबर आई कि दुनिया भर में जो चिप का उत्पादन है उसका कह लें कि मांग और आपूर्ति में जो अंतर आ रहा है उससे उत्पादन में प्रभावित हो सकता है। क्या वास्तव में ऑटो सेक्टर इससे प्रभावित होगा और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे पूरे सेक्टर को? मनोज जी, आपने ठीक कहा कि जो ऑटो सेक्टर है उसकी डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है। यदि आप देखें, आज बुकिंग करने जाते हैं गाड़ी में तो कई महीनों की वेटिंग लिस्ट है आज कार के अंदर। ऐसा नहीं है कि यू कैन वॉक इनटू अ शोरूम एंड बाय अ कार ऑफ द शेल्फ। तो ये दर्शाता है कि कुछ हद तक शॉर्टेज है और बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है दुनिया में, वो उन्होंने कहा है कि उनको रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज पड़ रही है और वो जो डिमांड है उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि हालांकि इकोनॉमिक एनवायरमेंट काफी पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर के लिए अब, लेकिन उनकी रिकवरी में भी समय लगेगा। ऑल्दो हमने देखा है कि उनके स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़े हैं, काफी ऊंची स्तर पर चल रहे हैं, तो वहां पर अभी वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इन्वेस्टर्स थोड़े डाउटफुल हैं। मेरा अपना अनुमान है कि अभी 5 से 6 महीना लगेंगे ऑटो सेक्टर को वापस अपनी जो जिसे कहते हैं मोजो या जो आप कह सकते हैं अपनी ताल को बरकरार करने के लिए। तो डेफिनेटली देयर चैलेंजेस, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 5 या 6 महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर वापस अपने ग्रोथ पाथ को आराम से हासिल कर लेगा। Puneet, we had the GSAP program, where government securities acquisition plan by the government, which has effectively brought down the yield of government securities. What is the effect of that in the market, in the equity market as well, and how does it stabilize investments? So, Arjun, this GSAP, the Government Securities Acquisition Program, this is a new name that RBI has given to the regular open market operations. Although now they are saying that we will declare. So, for the first quarter, they have said that we will buy government securities worth 1 lakh crore from the market. This is like the quantitative easing that you've heard of in USA and Europe. So I think we are also walking that path. Earlier, only very developed countries like Japan or Europe or America would do it. And now, lately, we have seen Philippines, Indonesia, and now India. They have joined this bandwagon of quantitative easing. Basically, the impact of this quantitative easing is that it increases money supply. And as money supply increases, of course, demand will go up. But it creates inflationary pressures also. And we saw the impact. The day RBI announced this GSAP program, we saw a very sharp fall in rupee.
because the expectation was that rupee will, more supply of rupee will be there. Of course, that day, what happened was the carry traders, the people who were playing on the interest rate differential between the dollar and the rupee, they got squeezed and therefore they had to unwind their trades. But broadly, long term, I would say, this will increase money supply in the economy. And therefore increase demand, but also increase inflation pressures. पुनीत, आपने रुपए पर अभी चर्चा की। हम समझना चाहेंगे कि रुपए में जो ये ताजा गिरावट हो रही है वह एक और हमारे निर्यात के लिए निश्चित रूप से यानी बेहतर साबित हो सकता है। क्या हम प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे रुपए में यदि गिरावट ये जारी रहती है तो निर्यात के मोर्चे पर? मनोज जी, मुझे लगता है कि रुपए में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती, बिकॉज जो नेट इनफ्लोज हैं भारत में बहुत हैं और हम आज विश्व के तीसरे सबसे बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स हैं। $600 बिलियन के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं। कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर होना रुपए में मुमकिन नहीं है। और लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि रुपया काफी एप्रिशिएट हो गया था, 72.50 के आसपास टू द डॉलर पहुंच गया था। उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान हो रहा था। तो मुझे लगता है आरबीआई ने काफी सोच समझकर एक बैलेंसिंग एक्ट किया है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ाई है, साथ में रूपी को थोड़ा डिप्रिशिएट होने दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी को टॉलरेट नहीं करेगा। तो यदि मुझसे पूछें, और मैं काफी दिनों से ये बात मेंटेन करता रहा हूं कि आरबीआई बिटवीन 73 एंड 75 टू द डॉलर रूपी को मेंटेन करना चाहेगा, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए भी, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा ट्रेड बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी। आई थिंक रूपी विल रिमेन इन दैट रेंज। yes, it will help exporters to some extent in the short and medium term. I want to draw your attention to the beta stocks. You spoke about PSU banking. They overperform, underperform, depending upon which way the market is heading as a whole. How do you see the steel sector performing in a volatile market which is unpredictable? It was not volatile today, but it may be volatile next week. So, Arjun, steel is the red hot sector of the economy right now, in the sense that steel companies are doing well, their production is going up, demand is up, prices are higher. Steel stocks have doubled and tripled in many of the large caps. I'm surprised. I mean, so you have stocks like Tata Steel, JSW Steel, they have gone up by 2-3 times in last few months, which is very rare. Of course, my sense is that steel will continue to do very well worldwide, because globally there is a shortage of steel. Globally the prices are going higher, and these translate directly into the profits of companies. So if you see the fourth quarter results with steel companies, I think they will be huge. The profits will be phenomenal for steel companies, and therefore my own sense is that steel stocks will continue to go higher. Of course, whenever prices go higher, there is more volatility in those stocks. So you could see these stocks go up by 3-4-5% in a day. They could fall by 4-5%. It becomes very volatile at higher levels. So people who are not experienced should be cautious. They should not jump into these trades. They should take it easy. Only very experienced traders can trade it. As for investors, though, I think steel is a good sector where they can invest, and then they should just wait for gains to come. पुनीत, आपने बहुत अच्छी सलाह दी खासतौर से स्टील सेक्टर के लिए, लेकिन हम आपकी वही सलाह समझना चाहेंगे। बाजार पिछले लंबे अरसे से कह लें कि 50,000 के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठने को होता है कि फिर नीचे आना शुरू होता है, और एक सीमित दायरे में हो रहा है। तो ऐसे में जो छोटे निवेशक हैं, हमारे श्रोता हुआ करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि मैं 1 या 2 वर्ष की बात करूं, या नेक्स्ट ईयर एंड 2022 तक, मुझे लगता है कि बाजार में यहां से गेन्स आएंगे, और पर्टिकुलरली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में गेन्स ज्यादा आएंगे कंपेयर टू लार्ज कैप्स। लेकिन आप समझते हैं कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में रिस्क भी ज्यादा होता है थोड़ा, तो ध्यान से निवेश करना चाहिए। जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उन्हें ध्यान से, अगर वो खुद एक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए 1-1.5 साल। मुझे लगता है अच्छा मुनाफा आएगा। बीच बीच में काफी उतार चढ़ाव आएंगे बाजार में। बुल मार्केट्स हैं, बुल मार्केट्स में करेक्शंस भी काफी तेज होती हैं, तो वो ये ना समझें कि ये एक तरफा बाजार है और वो एकदम सारा पैसा डालने बाजार के अंदर, ऐसा ना करें। धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करेंगे उतार चढ़ाव के साथ, तो डेफिनेटली अगले 1-1.5 साल में प्रॉफिट आने की काफी उम्मीद है। जो एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है, जो खुद रिसर्च नहीं कर सकते या स्टडी नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतर होगा कि वो म्यूचुअल फंड्स में जाएं। उसमें भी मैं यही कहूंगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करें, और पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 वर्ष में स्टॉक मार्केट्स में अभी और गेन्स देखेंगे।
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां जापान को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में बिकवाली तेज रही। चीन में मुद्रास्फीति बढ़ने संबंधी खबर के बाद निवेशकों में ये धारणा बनी कि सरकार को मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए समुचित कदम उठाने पड़ सकते हैं और इसका बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में आज मुनाफा वसूली की प्रवृत्ति मुख्य रूप से एशियाई निवेशकों में दिखी है। बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.1% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.1% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% नीचे आ गया। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.2% लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक बाजार में तेजी का रुख कुल मिलाकर बना हुआ था। साप्ताहिक आधार पर पिछले एक साल के दौरान सबसे लंबी अवधि तक लगातार बढ़त के साथ ये कारोबारी सप्ताह भी खत्म होने के आज आसार हैं। यूरोप में कोविड आपदा टीकाकरण अभियान की सफलता से उत्साहित निवेशकों में अर्थव्यवस्था की पटरी पर जल्दी लौटने की उम्मीद देखी जा रही है। इन सबका बाजार पर अनुकूल असर दिखा है। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। पहले थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा पिकअप बढ़ा है। उधर जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% ऊपर चल रहे थे। Puneet, it seems that the Asian markets, including our Sensex and Nifty, even though they are stock market, there's strong linkage to the macroeconomic data of inflation with commodity prices rising. How do you see the economies adjusting to higher prices of commodities and food and drink articles? Is it because of the supply chain disruption or geopolitics or localized production that is being focused more now on? So then a lot of factors are combining to create these supply shortages, and therefore we see inflation going higher. Also because of higher money supply, we find inflation going higher, and inflation is always a challenge to growth in the long term. See, inflation is it feels very nice for businesses in the short term because prices going higher means higher profits for companies in the shorter term. However, if inflation persists for long periods, then it causes a problem for the economy and for demand. So my own sense is that while we might see inflation going higher this year, central banks will step in next year to control inflation. There can be stagflation also, stagnancy along with inflation? I don't think so. If you see, stagflation assumes that there will be no growth. My own take is that economic growth is going to be there. At least in 2021-22, the whole world will grow quite substantially because they are recovering from pandemic. So I don't think growth is going to be a challenge next year. Inflation would surely be one of the breaks or the challenges to it. Let's have a look at the U.S. market. The S&P 500 hit a record high yesterday as Treasury yields fell following softer than anticipated labor market data and helped lift technology and other growth stocks. Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled on Wednesday the central bank is nowhere near to reducing its support for the U.S. economy, noting that an expected rise in prices this year is likely to be temporary. The softer data helped the yields on the benchmark 10-year U.S. Treasury note fall as low as 1.628% for a second straight day as it continues to back away from the 14-month high of 1.776% hit in late March. The Dow Jones Industrial Average gained 0.2%, the S&P 500 added 0.4%, while the Nasdaq Composite Index rose more than 1%. As you mentioned earlier, Puneet, there is more intervention by the central bank in buying government securities like we are seeing in India and now in the US as well, in order to control how investments take place in the bond market and therefore also in the equity market. See, central banks are intervening in the bond markets to keep interest rates low. Economic recovery and no money supply is increasing interest rates. So inflation is going higher and therefore interest rates are trending higher. The yields tend to go up. In India, yields went up, 10-year yield went up to 6.2. And RBI stepped in and now the yield is back to 6.01 or something, around 6%. So central banks want to keep interest rates low because they don't want to bring a challenge to growth. They want to support growth right now, even at the risk of higher inflation for the time being, and therefore they want to keep interest rates low, and that's how they are doing it, by buying government securities and bringing yields lower.
But that's at the macro level. At the micro level, the rate of interest has been picking up. So what is inducing the banking sector really to bring down interest rates at the retail level? So basically money supply. If banks have excess supply of money from depositors, from central bank, then they will keep interest rates low because the cost of money is less. And if the demand is very robust, if there's a lot of demand in the economy, then banks make a lot of profit. So clearly banks are not constrained by supply of money right now, whether from depositors or from the central banks. Let's have now a look at the oil market. Oil prices today fell as investors weighed rising supplies from major producers and the impact on fuel demand from the COVID-19 pandemic. In intraday trade, Brent was trading around $63 per barrel, while WTI crude prices were around $59.60 per barrel. Now, Puneet, my question is on not just domestic consumption, but international travel, which is being constrained because of COVID-19 and clearance through customs and the buyer bubbles, which is a reality right now for those who are looking to travel abroad and attend events. How do you see this impacting the future price of oil, because it's traded both at the spot market and the futures market? So I think clearly OPEC Plus is trying to manipulate prices way beyond the fundamentals. And I think they're trading on very thin ice, because if demand, for some reason demand collapses, then they're going to be sitting on huge supplies of oil at very high prices, and we could see a repeat of what happened last year, where prices absolutely crashed. So I think OPEC Plus needs to take that into account and be reasonable. They need to support growth, because growth will bring back demand for oil. So it's right now, if you see, it's a very, very politically charged environment in which oil is being traded. India and other countries are crossing swords politically over this. And so right now it's a very sensitive commodity. But my own sense is that going forward, oil prices will come down. There is no way that OPEC can continue to support them at high levels. What about aviation turbine fuel for international travel? Even though for domestic consumption of fuel, governments are able to earn revenue through consumption taxes? See, right now, because of high crude oil prices, aviation turbine fuel is much higher, and which is again putting some consumers. So I think short term, again, there is this trade happening where food prices have gone up a lot. But longer term, I don't think, in absence of demand, they can really sustain this prices higher. This, to my mind, is really a short term trade. Maximum it will last another 2-3 months, and then we will see oil prices start coming down, definitely by end of this quarter. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 250 रुपए घटा 46,585 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 585 रुपए लुढ़ककर 66,920 रुपए प्रति किलो हो गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $1,744.40 प्रति आउंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी $25.20 प्रति आउंस पर आ गई। पुनीत, सोने में पिछले कुछ सत्रों में हमने तेजी देखी, आगे क्या आसार हैं इसके? बहुत संक्षिप्त। हाँ, देखिए, सोना जो है वो नैरो रेंज में चल रहा है, $1,700 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जब तक नेक्स्ट ईयर, जब तक इन्फ्लेशन बहुत हाई नंबर्स नहीं आएंगे, तब तक सोना इसी नैरो रेंज में ही ट्रेड करेगा। बस यहीं पर पुनीत, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines on Market Mantra. Sensex and Nifty slipped marginally in sync with losses in global equity stocks. Rupee weakens to 74 rupees and 75 paise against the US dollar, and gold futures fell to trade at 46,600 rupees per 10 grams. यहीं पर श्रोताओं को हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा अगला बुलेटिन कल दोपहर 3 बजे होगा। उसमें आप आमंत्रित हैं, हमारे उस बुलेटिन में सम्मिलित होइएगा, और इसी समय 6:30 बजे हम पुनः आपके समक्ष कार्यक्रम लेकर मार्केट मंत्र उपस्थित होंगे। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.